जय हिंद। स्टॉक मार्केट 24/7 में आपका स्वागत है। तो जैसे आप सबको पता है, मिडल ईस्ट में वॉर के चलते बाजार में भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है। सो मुझे बहुत से लोगों के कमेंट आए थे, तो इस गिरते हुए बाजार में हम कहाँ पर अपना पैसा लगाएं। सो जो भी लोग गुड क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं इस गिरावट में, सो मैं उनको कहना चाहूँगा आप एक बारी हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स की तरफ ध्यान जरूर दें। सो उनको लेने से पहले आपके दिमाग में कुछ स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, तो उन स्ट्रेटजीज को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली स्ट्रेटजी है, जब भी बाजार गिरता है तो यील्ड स्पाइक कर जाती है। तो यील्ड क्या है? यील्ड एक हिसाब से ब्याज है जो कंपनी आपको देती है अपने प्रॉफिट से। सो अगर आप गिरावट वाले बाजार में हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक खरीदोगे तो आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा और आपकी हायर रिटर्न बनेगा, और एक हिसाब से ये आपकी रेगुलर इनकम बन जाएगी लंबी अवधि के लिए। सो अब दूसरी स्ट्रेटेजी को डिस्कस कर लेते हैं। सो आपने दो ही तरह की कंपनी पर ज्यादा फोकस करना है, एक तो जो डेट फ्री कंपनी हो और दूसरा गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी हो, क्योंकि यही दो तरह की कंपनी आपको क्राइसिस में भी डिविडेंड देती रहेंगी। क्योंकि इन कंपनियों पर डेट फ्री और फ्री कैश फ्लो होने की वजह से ऐसा कोई खासा बर्डन नहीं रहेगा डिविडेंड देने का। और जो थर्ड स्ट्रेटेजी है, आपने इसको जरूर फॉलो करना है। आपने एसआईपी स्टाइल इन्वेस्टमेंट करनी है। आपने सारा पैसा एकदम से नहीं लगा देना, क्योंकि अगर बाजार में और ज्यादा गिरावट होती है तो आपकी यील्ड पे इसका फर्क पड़ सकता है। सो अगर आप धीरे धीरे करके एसआईपी स्टाइल में इन्वेस्टमेंट करोगे हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक में गिरावट में, तो आपकी यील्ड बढ़िया निकल के आएगी, जो आपको लंबे समय पर बढ़िया पैसा बना के देगी। और जो अगली दो स्ट्रेटेजीज हैं वो यही है कि आप अगर लंबे समय तक हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक में बने रहते हो और उस डिविडेंड को री इन्वेस्ट करते रहते हो, तो कंपाउंडिंग की पावर से आप बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो। सो आपको इन सभी स्ट्रेटेजीज को अपने दिमाग में जरूर रखना है जब भी आपने एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक की तरफ अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। सो इस टेबल में आप सारे हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स देख सकते हो। इनमें मैंने सभी एक क्वालिटी स्टॉक्स रखे हैं और पिछले 5-10 सालों का पूरा डाटा निकाल के उन्हीं स्टॉक्स को चुना है जो रेगुलरली डिविडेंड देते हैं। सो मोस्टली इसमें पीएसयू कंपनीज हैं जो कि स्टेबल डिविडेंड देती हैं। आप इन सभी कंपनीज को देख सकते हो और कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपके पास भी ऐसा कोई स्टॉक है। एंड मैंने इसमें दो स्टॉक्स को नहीं रखा, आईटीसी और एचसीएल टेक। दोनों ही कंपनियां बढ़िया डिविडेंड देती है अपने शेयर होल्डर्स को, बट मैं आगे आने वाले पार्ट में बताऊंगा उनको मैंने रखने का ना रखने का क्या कारण था। सो मैं अब आपके साथ चेकलिस्ट को डिस्कस करूंगा जो कि आपने अपने दिमाग में रखनी है कोई भी डिविडेंड पेइंग स्टॉक लेने से पहले। सो आपने डिविडेंड यील्ड को ब्लाइंडली चेज नहीं करना, आपने देखना है कंपनी कैसी है, और अगर वो कंपनी 20% 30% की यील्ड दे रही है तो आपने उसके पीछे का कारण को समझना है। कई बार माइक्रो कैप नैनो कैप कंपनीज होती हैं, वो अच्छी खासी डिविडेंड यील्ड देती हैं, बट वो एक ही क्वार्टर या दो ही क्वार्टर में देती हैं, बाद में उन कंपनी का पूरा बैलेंस शीट खराब हो जाता है। सो आपने ऐसी कंपनी से दूर रहना है। और साथ में आपने ये भी ध्यान देखना है, अगर यील्ड एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो शेयर प्राइस में गिरावट होगी, तभी यील्ड ज्यादा बढ़ेगी। सो उसके पीछे का क्या कारण है, गिरावट का क्या कारण, क्या ये गिरावट सभी शेयरों में हुई है या फिर उस एक शेयर में ही कुछ गड़बड़ चल रही है। सेकेंड चेकलिस्ट में आपने डिविडेंड हिस्ट्री को जरूर ध्यान में देना है। आपने पिछले 10-5 सालों के डाटा को एनालाइज करना और देखना क्या ये स्टॉक रेगुलर पे आउट करता है डिविडेंड, और साथ में ये हर कुछ क्वार्टर्स में हर कुछ सालों में अपने डिविडेंड को बढ़ाता है। क्योंकि जितनी भी बढ़िया कैश फ्लो कंपनीज होती हैं, लो डेट कंपनीज होती हैं, वो हर कुछ क्वार्टर्स बाद अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड के पैसे को कुछ कुछ बढ़ाती रहती हैं। आपने इस बात को भी अपने दिमाग में रखना है। थर्ड चेकलिस्ट है वो है पे आउट रेशियो। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इसको आप कैसे निकाल सकते हो, जनरली तो आपको मिल भी जाता है अगर आप गूगल पे सर्च करो, बट इसका फॉर्मूला होता है डिविडेंड ओवर प्रॉफिट, क्योंकि जो आपको डिविडेंड मिलता है वो प्रॉफिट से ही मिलता है। सो अगर आप उसको डिवाइड करके उसी परसेंटेज निकालोगे, सो अगर तो कंपनी आपको 30 से 70% का पे आउट दे रही है तो इट्स ओके, मतलब कंपनी को 100 रुपया प्रॉफिट हो रहा है और 70 रुपए वो अपने शेयर होल्डर्स को अपने इन्वेस्टर्स को बांट रही है एज ए डिविडेंड, वो इट्स ओके। बट अगर 70% से ऊपर जा रहा है तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है और वो सस्टेनेबल भी नहीं होगा लॉन्ग टर्म में, क्योंकि अगर कंपनी सारे का सारा प्रॉफिट इन्वेस्टर्स को बांटती जा रही है तो वो मतलब क्या ही बिजनेस करेगी आगे आने वाले टाइम में। सो आपने किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले पे आउट रेशियो जरूर देख लेनी है। और फोर्थ चेकलिस्ट है कंपनी के फंडामेंटल्स। ये तो कोई भी स्टॉक लेने से पहले आपको एक बारी जरूर देखना ही चाहिए, क्योंकि इसके बिना तो इन्वेस्टमेंट करने का कोई फायदा ही नहीं है। सो सबसे पहले आपने देखनी है प्रॉफिट ग्रोथ कैसी है उस कंपनी की, क्या हर क्वार्टर बाद हर ईयर में प्रॉफिट में कुछ वृद्धि हो रही है, और उसका डेट लेवल क्या है, क्या बहुत ज्यादा डेट है, जैसे वेदांता का बहुत ज्यादा डेट है, सो उसको डिविडेंड देना पड़ता है ताकि वो अपनी पेरेंट कंपनी का जो डेट लिया हुआ उसका इंटरेस्ट चुका पाए। और साथ में आपने देखना है कि कंपनी का कैश फ्लो कैसा है, क्योंकि अगर बढ़िया कैश फ्लो होगा तभी आपको बढ़िया डिविडेंड मिलेगा और रेगुलरली डिविडेंड मिलेगा।
अब वो फोर्थ पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, वो है सेक्टर। सो कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा कंपनीज डिविडेंड देती है? सबसे पहली तो पीएसयू कंपनीज, और ये बेस्ट कंपनीज मानी जाती है डिविडेंड के लिए, क्योंकि इनके पास एक तो रेगुलर कैश फ्लो होता है और पीछे से इनके पास गवर्नमेंट की बैकिंग भी होती है। सो ऐसा नहीं होगा कल को ये कंपनीज बैंकरप्ट हो जाएगी, क्योंकि इनके पास गवर्नमेंट की बैकिंग रहेगी। और साथ में ही इन कंपनी के पास मोटा जो प्रॉफिट आता है, सो गवर्नमेंट को भी उसमें से कुछ चाहिए होता है एज अ साइड इनकम लोगों पर खर्चा करने के लिए। सो इसलिए ये कंपनीज रेगुलरली डिविडेंड देती रहती हैं। और दूसरा और तीसरा सेक्टर यूटिलिटीज एंड एफएमसीजी। सो इन दो सेक्टर में क्या होता है कि इन दो सेक्टर में जैसे कोई कंपनी बिस्कुट बनाती है, जैसे HUL है, हिंदुस्तान यूनिलीवर बिस्कुट बनाता है, ब्रिटानिया बिस्कुट बनाता है। सो इन कंपनीज में HUL तो साबुन वगैरह भी बनाता है। सो ऐसी कंपनीज में क्या होता है, इनका एज सच कोई इन्वेस्टमेंट होनी नहीं होती। जैसे बिस्कुट का प्रोसेस तो सेम ही रहना, कोई टेक्नोलॉजी नहीं आनी उसमें, कुछ ऐसा खास इनकी ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं होनी। तो ये क्या करती है, हर क्वार्टर में इनको जो प्रॉफिट बनता है उसमें से काफी ज्यादा हिस्सा ये इन्वेस्टर्स को एज अ डिविडेंड की तरह बांट देते हैं, जो कि अच्छी बात हो जाती है। बट मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने आईटीसी को नहीं लिया। सो आईटीसी को ना लेने का कारण था, आईटीसी बहुत बढ़िया डिविडेंड देता है, सब कुछ बढ़िया है। बट प्रॉब्लम क्या हुई उसके साथ, अभी गवर्नमेंट ने जो सिगरेट्स पर टैक्स लगा दिया है ना, जिसके कारण आने वाले कुछ क्वार्टर्स में आईटीसी का सिगरेट का वॉल्यूम गिर सकता है। और आईटीसी अपना मोस्टली जो प्रॉफिट कमाता है वो सिगरेट बिजनेस से ही कमाता है, क्योंकि सिगरेट बहुत हाई मार्जिन बिजनेस है। सो अगर उसका प्रॉफिट गिरे तो हो सकता है उसमें वो अपने डिविडेंड में भी कुछ कमी करे, जिसके कारण उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया था। और साथ में मैंने एक और कंपनी आपको बताया था, एक और सेक्टर बताया था, वो आईटी। और उसमें मैंने बताया था कि एचसीएल और टीसीएस को मैंने इंक्लूड नहीं किया, जबकि वो बहुत बढ़िया डिविडेंड देती हैं। उसके पीछे का कारण था, अब तक तो अभी पिछले 10-15 सालों तक तो ये जितने भी आईटी कंपनीज बहुत बढ़िया डिविडेंड दे रहे थे, क्योंकि इनका जो बिजनेस मॉडल था वो बहुत ही ईजी था। उसमें कुछ भी खासी इन्वेस्टमेंट नहीं लग रही थी। ये बल्क में लोगों को हायर करके चीप लेबर, मतलब हमारे यहाँ चीप लेबर कोडिंग करते थे। सो एज सच इनके बिजनेस पर कोई भी खतरा नहीं था। अब क्या हो गया, अब एआई आ गया, जिसके कारण अब इनको भी इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेगी एआई की तरफ। सो अगर ये अपने जो फ्री कैश फ्लो जनरेट करते हैं अपने बिजनेस करके, अगर ये इन्वेस्टमेंट में उस पैसे को खर्चा करेंगे तो ये डिविडेंड नहीं दे पाएंगे। और अगर ये कंटिन्यू करते हैं डिविडेंड देना, तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये लंबे समय तक ऐसा नहीं कर सकते ये डिविडेंड दे पाए, क्योंकि एआई नहीं तो इनका बिजनेस पूरी तरह से खा जाएगा। सो इनको इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेगी फ्यूचर बिजनेसेस में। सो इनको अगर सर्वाइवल के लिए ऐसा करना पड़ता तो इनका मोस्टली जो फ्री कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाएगा, ना कि डिविडेंड्स की तरफ। नेक्स्ट है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक सेक्टर। सो आपने एक इस सेक्टर का भी ध्यान रखना है, स्पेशली मेटल एंड कमोडिटी, क्योंकि ये एक सेक्टर कौन सा होता है, ये साइक्लिक सेक्टर होता है। बीच में तो ये बहुत तेजी से चल रहा है, जैसे कि अभी इस मेटल सेक्टर का टाइम आया हुआ है। सभी एल्यूमिनियम के प्राइजेस, कोल के प्राइजेस और स्टील के प्राइजेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके कारण ये जितनी भी मेटल कंपनीज है बहुत बढ़िया डिविडेंड देती हैं। बट क्योंकि ये बिजनेस साइक्लिक है, सो जब इनका डाउन ट्रेंड आएगा तो इनके बिजनेस बढ़िया नहीं चलेंगे, तो भी ये डिविडेंड देना भी बंद कर देंगे। सो ऐसी कंपनीज में डिविडेंड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। सो इससे भी आपको दूर रहना चाहिए अगर आपको रेगुलर डिविडेंड इनकम चाहिए। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ओनरशिप। जिन भी कंपनीज में गवर्नमेंट ओनरशिप होती है, ये तो मैंने आपको बता दिया, वो हमेशा रेगुलर इनकम देती हैं, डिविडेंड इनकम देते हैं। और सेकेंडली उनका कैश फ्लो भी बढ़िया होता है। तो आप कुछ स्टॉक्स को अपने डाल पे रख सकते हो, कोल इंडिया, ONGC, REC। सो इनका बिजनेस भी बहुत बढ़िया चल रहा है, ग्रोथ भी दिख रही है और साथ में इनका कैश फ्लो भी बढ़िया। सो आपको इनसे रेगुलर डिविडेंड मिलता रहेगा। सो अगला पॉइंट है डिविडेंड फ्रीक्वेंसी। सो आपने इस बात को भी ध्यान रखना है कि कंपनी कि डिविडेंड फ्रीक्वेंसी देने की कितनी है। क्या कंपनी हर क्वार्टरली डिविडेंड देती है? अगर वो कंपनी ऐसा करती है तो इसको बढ़िया माना जाता है, क्योंकि अगर कोई कंपनी हर क्वार्टर में आपको डिविडेंड दे रही है तो इट मीन्स दैट वो हर क्वार्टर में बढ़िया कैश फ्लो जनरेट कर रही है, जिससे क्या होगा, आपको एक साल में मल्टीपल डिविडेंड्स मिलेंगे ताकि आपकी रेगुलर इनकम बन पाए। सो इसीलिए कहते हैं आपको हमेशा कुछ डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट क्रैश हो जाती है तब भी आपके पास थोड़ा थोड़ा पैसा आता रहता है। लास्ट पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, जो लोग हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, सो उनके लिए है टैक्सेशन। सो अगर तो आपके पास डिविडेंड आता है, सो आप पर उनकी इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। सो अगर आप हाई इनकम स्लैब में आते हो तो आपकी उसके कारण यील्ड कम हो जाएगी। सो आपके लिए डिविडेंड ऐसा कोई ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा। मुझे लगता है गवर्नमेंट को इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए, डिविडेंड पर कम टैक्स लगाना चाहिए, तभी तो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की तरफ ज़्यादा जाएंगे एज कंपेयर टू इंट्राडे। सो इस वीडियो में मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। सो आपको इन बातों को जरूर अपने दिमाग में रखें और कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपके पास कोई हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक है या नहीं। सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी आप लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।